market. My brief introduction already Mahiji has given. Since last 17 years, I am very much active in commodity market, and whatever my views you can easily read in my blogs or print media and live media. I'm readily available for every commodity updates. So let's start with commodity as an ignored asset class. देखिए कमोडिटी इंडिया के लिए कोई नया चीज नहीं है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम डिजिटल माध्यम से जैसे हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे काफी इग्नोर हुआ है। सिंस 2003 एंड 4 हमने देखा कि आज करीबन 17-18 साल हो चुका है, बट जितना हाइप हमने इक्विटी मार्केट में देखा है उतना हाइप कभी भी हमने कमोडिटी मार्केट में नहीं देखा है, या पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है एज जो इक्विटी के अंदर सेम टू वेजावी सेम हम इक्विटी और कमोडिटी में देख रहे हैं। विद द एंट्री ऑफ रेगुलेटर सेबी 2015 ऑनवर्ड्स हमने देखा काफी न्यू प्रोडक्ट्स भी इसमें आते जा रहे हैं। कमोडिटी अगर हम देखें तो वी आर एक्चुअली सराउंडेड विद कमोडिटी ओनली। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, टेकिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इनफैक्ट हमारे मोबाइल भी, उसमें भी कोई ना कोई कमोडिटी इन्वॉल्व है। मतलब विदाउट कमोडिटी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बट फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी अगर हम कमोडिटी एज ए असेट क्लास बात करें तो काफी लोगों को पता ही नहीं कमोडिटी एज ए असेट क्लास भी है। नो डाउट सिंस 2013 2014 वी हैव सीन जो ट्रेमेंडस रिटर्न्स आने चालू हुए हैं कमोडिटी में, तो लोगों को पता है कि गोल्ड एज ए असेट क्लास है। बट गोल्ड के अलावा भी हमने देखा है कि लास्ट 1.5 ईयर के अंदर बेस मेटल में जिस ढंग से प्राइस मूव किया है या वॉलिटिलिटी जैसे मूव हुई है, साथ में एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इन सभी में हमने मोमेंटम देखा। तो इट्स अ वेरी राइट टाइम आफ्टर पैंडेमिक कि कमोडिटी ऐसे एसेट क्लास होना चाहिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ने की वजह से देयर आर एन नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स जिनका रॉ मटेरियल पे प्राइसेस में इम्पैक्ट करने लग गया है। तो दिस इज द टाइम कि यहाँ पे हमको कमोडिटी एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखना चाहिए, कमोडिटी एज ए हेजिंग टूल भी देखना चाहिए। जैसे ऋषि जी ने भी बताया कि ग्लोबल मार्केट में जिस दिन से सिनेरियो बना हुआ है उतना सिनेरियो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बना हुआ है हेजिंग को लेकर भी। लेट्स सी 2018 में आई थिंक सेबी हैज केम आउट विद नोटिफिकेशन के जो गोल्ड में हेजिंग ग्लोबल मार्केट में हो रहा था उसको डोमेस्टिक मार्केट में कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा पार्टिसिपेशन, ओआई, वॉल्यूम, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो रेगुलेटर भी रेगुलरली कुछ ना कुछ नया चीज कमोडिटी के लिए कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ एक मिसिंग पाई है जो हम ब्रोकर्स आगे इसको लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ पॉइंट्स है या कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो ओवरव्यू हो रही है वो आज हम देखेंगे। सेकेंडली, आज हम इक्विटी मार्केट पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट कोई भी इक्विटी होने दीजिए, बिना कमोडिटी के इक्विटी मार्केट नहीं चल सकता। टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड में वी नो देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज लाइक टाइटन एंड ऑल। बिना गोल्ड के कंपनी में अगर गोल्ड के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन होता है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बेस मेटल कमोडिटी में वी हैव कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, तो इमीडिएटली वी कैन सी द प्राइस इम्पैक्ट ऑन हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, वेदांता, दिस ऑल आर कमोडिटी ड्रिवन इक्विटी स्टॉक्स है। इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा एक चार्ट नीचे रखा है, इफ यू कैन सी क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है तो there are n number of things we can get it out, like bottled gas, petrol for vehicle, chemical, jet fuels, diesel, lubricating oils, wax, shipping fuel और tar। और इनके बेस पे काफी स्टॉक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम IGL, HPCL, रिलायंस, IOC, BPCL, गल्फ ऑयल, देन ONGC, LNT। मतलब एक छोटी कमोडिटी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 50-60 कंपनीज को इम्पैक्ट करती है। ये तो खाली मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा रबर है या बेस मेटल है, कमोडिटीज में गोल्ड, बुलियन में गोल्ड, सिल्वर है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कमोडिटी दैट आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग स्टॉक प्राइजेस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एज मेटल प्राइजेस राइजेस माइनिंग कंपनीज परफॉर्मेंस इंप्रूव, लेकिन बट मेटल प्राइसेस डिक्लाइन, माइनिंग कंपनीज परफॉर्मेंस डिक्रीज। तो ये कुछ कंपनीज है जो डायरेक्टली कोरिलेट करती है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हम इक्विटीज में काम कर रहे हैं तो कमोडिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, कमोडिटी में हेजिंग कैसे करना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, और कमोडिटी एज ए असेट क्लास भी पता होना चाहिए। दिस आर सम एग्जांपल्स के इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली कमोडिटी से कोरिलेट करते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ नेस्ले, ब्रिटानिया, ONGC, हिंडाल्को, ITC, ये सारी कंपनियां हैं और काफी आई थिंक मोर देन 70-75% कंपनीज आपको मिल जाएगी जो
लिस्टेड है और उनका कमोडिटी से कुछ ना कुछ कोरिलेशन रहता है। एक छोटा एग्जांपल है, पुराना एग्जांपल है थोड़ा। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 15-20%। मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। आज की डेट में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो और ज्यादा स्लिम हो गए और ज्यादा कम हो चुके हैं। तो थोड़ा भी अगर रॉ मटेरियल के प्राइजेस में मूवमेंट आता है, लेट्स से 10% ऑफ जंप अगर रॉ मटेरियल के प्राइजेस में आता है, ये कंपनी का प्रॉफिट डबल कर सकता है या पूरा वाइप आउट कर सकता है। काफी एग्जांपल्स हमने देखा है। करेंसी के अंदर भी अगर 1.5-2% की भी अगर वॉलिटिलिटी होती है तो आईटी कंपनीज की इंपैक्ट पड़ने लग जाती है प्रॉफिट्स पे। तो कमोडिटी के अंदर अगर हम वॉलिटिलिटी की बात करें पिछले एक साल के अंदर, तो वाइड वॉलिटिलिटी हमने रही है। अगर बेस मेटल की बात करें, इट हैज रेंज फ्रॉम हायर साइड में हमने 18-20% की भी वॉलिटिलिटी बढ़ते हुए देखी है। ऑन एन एवरेज 4-5% की वॉलिटिलिटी रही है। अब आ जाते हैं व्हाई कमोडिटी इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नेक्स्ट 2 और 3 years। ये एक सिंपल रेशियो चार्ट है, वी कॉल्ड एज कमोडिटी इंडेक्स वर्सेस S&P 500। एज वेरी वेल यू नो, S&P 500 रिप्रेजेंट इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट हम बोल सकते हैं। तो सिंस 1970 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात करें, देयर वर ऑलमोस्ट 3 इंस्टेंट व्हेन दिस रेशियो वाज नियर टू 1। in 1971 when the ratio was around 1.2, we have seen sudden jump in this ratio, which indicates commodity is outperforming equity market। और commodity कब outperform करेगी? जब कोई geopolitical tension है या प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ टेंशन है, या इक्विटी मार्केट कब गिरेगी? जब कोई वार लाइक सिचुएशन है। तो हमने देखा था 1973-74 में ऑयल क्राइसिस हिट हुआ था। मतलब आप समझ के चलिए 4 से 5 साल तक कमोडिटी इक्विटी को प्रीसीड कर रही थी। Then again cycle was there and mean was around 4.1, but again in 1985-86 we have seen again commodity started rallying up। यहाँ पे हमने 1990 में गल्फ वॉर देखा। तो कमोडिटी में आप समझिए पहला लीड करेगा क्रूड ऑयल, उसके बाद प्रेशियस मेटल एज ए सेफ हेवन लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। देन मार्केट में लिक्विडिटी पंप होगी या इकोनॉमी को संभालने की बात होगी, तो हम देखेंगे कि बेस मेटल्स के अंदर भी रिकवरी आएगी। एग्रीकल्चर भी इंपैक्ट करता है। तो कहने का मतलब है लीडर जो रहता है कभी भी क्रूड ऑयल रहता है, देन गोल्ड रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सभी कमोडिटी बाउंस करना चालू हो जाती है। देन 1992 से 1990 तक हमने देखा इक्विटी मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। बट अगेन Y2K या डॉट कॉम बबल जो हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आया था और कमोडिटी मार्केट में रैली हुआ। एंड वी हैव नेम्ड एज GFC, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और हम जानते हैं वो टाइम पे गोल्ड के भाव भी क्या हुए थे। और कमोडिटी में भी आई थिंक फूड क्राइसिस था जो 2007 से 2010 तक इंपैक्ट कर रहा था। अगर अब 2020 की बात करें तो ये इंडेक्स 1970 के लो पे चल रहा है, मतलब 1 के भी नीचे आ चुका है। एंड विद द ब्लैक स्वैन इवेंट जो क्रूड ऑयल में हमने देखा था, पहले ही ये जंप अप हो जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल ये अभी भी 1 के करीब ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप थंब रूल भी पकड़ के चलेंगे या मीन तक भी जाएंगे, तो इट विल टेक अनदर 3 to 4 years के मीन तक आ जाएगी। आइदर इक्विटी मार्केट शुड क्रैश, आइदर कमोडिटी शुड गो अप। तो ऑब्जेक्टिव है दिखाने का ये चार्ट का कि इक्विटी, हमको पता है बहुत अच्छा लिक्विडिटी पंपिंग है, इक्विटी बढ़ रहा है, बट इक्विटी एंड कमोडिटी आर इनवर्सली कोरिलेटेड। तो अगर इक्विटी में 2020 में मार्च में हमने देखा इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ा पुल बैक हमने गोल्ड सिल्वर में भी आते हुए देखा, बट वी हैव सीन अगस्त के अंदर गोल्ड 56,000 का लेवल टेस्ट किया। तो कहने का मतलब है जब इक्विटी मार्केट में कुछ कंसर्न्स होगा या इक्विटी मार्केट क्रैश होगा, वी हैव टू फाइंड इनवर्सली कोरिलेटेड असेट क्लास जो हमारा पैसा भी बचाएगा और उसको गेन्स भी करता दिखाई देगा। कमोडिटी की अगर बात करें तो राइट नाउ कमोडिटी के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना हुआ है, नो डाउट। हम अगर बात करेंगे अगस्त से लेके अभी तक गोल्ड में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, बट गोल्ड के बाद अगर आप क्रूड देखिए, बेस मेटल देखिए, एग्री कमोडिटी देखिए, कॉटन देखिए, इवन एडिबल ऑयल देखिए, सब लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है। तो खाली आप गोल्ड को परफेक्ट एनवायरनमेंट से बाहर मत निकालिए। गोल्ड में करेक्शन आना था, थोड़ा बहुत आ गया है, बट जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यूएस चाइना के बीच में टेंशन अभी भी नहीं है। ग्लोबल मार्केट में स्टिमुलस दिया जा रहा है, $1.9 ट्रिलियन का लास्ट संडे ही अनाउंसमेंट हुआ है। नो डाउट ट्रेजरी यील्ड के अंदर हमने देखा है काफी बड़ा जंप आ गया है, बट इट्स हाई टू डाइजेस्ट के 1.5 के ऊपर हमको डाइजेस्ट नहीं है कि यूएस ट्रेजरी कब तक ये होल्ड करेगा। इलेक्शंस ठीक है, ये पहले का थोड़ा सा अपडेट्स है। कोविड के सेकंड वेव का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। डॉलर वीकनेस अभी भी चल रहा है, नो डाउट इन लास्ट 10 days वी हैव सीन डॉलर इंडेक्स मूविंग बैक टुवर्ड्स 92 लेवल। बट ग्लोबल जो बैंकर्स है इनका
मार्केट में कुछ व्यूज है कि 5 to 6% का डॉलर में वीकनेस 2021 में रहेगा। सप्लाई डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल ही रहा है, तो परफेक्ट एनवायरनमेंट बना हुआ है जो अगले 2-3 साल तक कमोडिटी को अप ट्रेंड में रखेगा। और ध्यान रखिए, कभी भी इक्विटी एंड कमोडिटी विल नेवर गो इन हैंड इन। 2020 में सबने देखा इक्विटी भी बढ़ा, कमोडिटी भी बढ़ा, बट सबसे पहले इक्विटी नीचे आई और फिर कमोडिटी अभी भी चल रहा है। आप खाली गोल्ड को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी कमोडिटी, टेक एग्जांपल ऑफ क्रूड ऑयल, बेस मेटल, कॉटन, एडिबल ऑयल, कोई भी कमोडिटी लोअर साइड नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग नीड टू अंडरस्टैंड कमोडिटी एज ए न्यू एसेट क्लास। तो सबसे पहले अगर रिटर्न वाइज कमोडिटी की बात करें तो पिछले 10 सालों में एक साइकिल बना हुआ है। कभी हमने एल्यूमिनियम को बढ़ते हुए देखा है, कभी गोल्ड को बढ़ते हुए देखा, कभी व्हीट को, कभी गैस को, कभी लेड को, कभी कोल को। मतलब कोई ना कोई कमोडिटी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी, इक्विटी भी दिखाई देगी, बट आप ध्यान रखिए नो एसेट क्लास विंस एवरी टाइम। We have seen in 2007 Sensex was around gain around 49%, but all of a sudden in 2008 we have seen 52% fall. 2009 में फिर से रिकवरी आई, 2010 में 19% का रिकवरी, 19% का गेन्स था, 2011 में -24%। तो कभी भी कोई भी एसेट क्लास हैंड इन हैंड नहीं चलता है, एक ऊपर तो एक नीचे होता है। ऐसे टाइम पे हमें समझना है हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। एक ये सैंपल पोर्टफोलियो मैंने रखा है। यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन ए निफ्टी गोल्ड एंड ए पोर्टफोलियो विद अ वेटेज ऑफ 30% ऑफ गोल्ड। बहुत लोगों का कहना है कि गोल्ड में अगर आप कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए तो यहाँ पे हम ज्यादा करके पढ़ते हैं 5 to 6% का गोल्ड में वेटेज होना चाहिए। सर वो बुक 15-20 साल 25 साल पहले लिखी हुई है। आज का टाइम देखेंगे तो गोल्ड के लिए हमको एज ए एसेट क्लास, एज ए इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी, हमें चाहिए लिक्विडिटी, हमें चाहिए इजीली हम लोग मूव कर सके। 2013 में गवर्नमेंट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स काफी ज्यादा गोल्ड में होता है। गोल्ड सोवनियर बॉन्ड लेके आए, डिजिटल माध्यम से गोल्ड अवेलेबल है। तो दिस इज द टाइम कि जो हम 5-6-7% के लिए बातें करते थे उसको आप चेंज करके 15, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि जो असेट क्लास के लिए हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो आज गोल्ड में अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, 30% का वेटेज अगर हमने निफ्टी में दे रहा, सिंस जनवरी 2017 हमने देखा यहाँ पे तीनों जन एक साथ चले। ब्लू एम्पर लाइन इज डिनोटेड एज ए निफ्टी, ऑरेंज एज ए गोल्ड एंड येलो एज ए पोर्टफोलियो विथ गोल्ड। तो आप देख सकते हैं जब 2008 में मार्केट में क्रैश आया, इक्विटी मार्केट में ज्यादा क्रैश आया, बट जबकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर उतना ज्यादा पेन नहीं था। गोल्ड में शार्प जंप आ गया, बट मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि इक्विटी नीचे जा रहा था और गोल्ड ऊपर जा रहा था, उसका एक मीन मुझे प्रॉफिट मिलता रहा। इनफैक्ट अगर हम जनवरी 2021 तक की बात करें, गोल्ड में शार्प जंप आया, इक्विटी में शार्प फॉल आया, बट मेरे पोर्टफोलियो को एक हैंडसम रिटर्न मिलता रहा। जो हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, विद एडिंग 30%, मैं बोलता हूँ 30% छोड़ दीजिए, 20% भी अगर आप ऐड करके चलते हो तो ये आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले बीटा कम करेगा, वॉलेटिलिटी कम करेगा, सेकंड आपके रिटर्न को एनहेंस करेगा, थर्ड कभी भी कोई ऑल ऑफ अ सडन एनी ब्लैक स्वैन इवेंट होता है, चाहे इक्विटी हो चाहे कमोडिटी हो, तो वहां पे आप सेफ गार्ड रहोगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना चाहिए कि हमारा एक्सपोजर कमोडिटी में थोड़ा होना चाहिए। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कहाँ पे हम हेज करें या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। इंडिया में आज भी गोल्ड कोई बाय नहीं करता है। मैं अगेन मेरे वर्ड्स को बोलता हूं, इंडिया में आज भी कोई गोल्ड बाय नहीं करता है, इंडिया में गोल्ड कंज्यूम करता है। आज जो भी सोना घर में जाता है वो वापस मार्केट में नहीं आता है। इस टेंडेंसी को चेंज करना बहुत जरूरी, और ये हम ब्रोकर्स कर सकते हैं। बिकॉज आज भी सोना घरों में पड़ा है, एड भी देखते हैं घर में है सोना तो क्यों है रोना, लेकिन उसको काम पे नहीं लगा रहे। आज फिजिकल से डिजिटल पे लेके आइए, असेट्स के अंदर डालिए, डेफिनेटली उसका रिटर्न में बेनिफिट मिलेगा, वॉल्टिलिटी जो पोर्टफोलियो में वो डाइल्यूट होते हुए दिखेगी। सिंपल लाइन चार्ट्स है जो 2006 ऑनवर्ड्स है। यहाँ पे हमने देखा जब जब कमोडिटी में गोल्ड में तेजी आई है, इक्विटी में हमने क्रैश आते हुए देखा, जो परफेक्टली बताता है कि गोल्ड इज एज ए इनवर्सली कोरिलेटेड। इनफैक्ट एमसीएक्स पे हमने देखा है, एमसीएक्स बुलडेक्स लॉन्च हुआ है, जैसे
निफ्टी हम बोल सकते हैं या सेंसेक्स बोल सकते हैं एक इंडेक्स है, वैसे ही मेटल का एक बुलियन का इंडेक्स है एमसीएक्स बुलडेक्स, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर का वेटेज है। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जब जब इक्विटी में जंप आया है, बुलियन इंडेक्स डाउन दिखाया है, ये मैं बता रहा हूँ 2017 ऑनवर्ड्स। बट जैसे ही 2020 के अंदर हमने देखा कि इक्विटी में क्रैश आया, इमीडिएटली गोल्ड में जंप आ गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी इक्विटी भी रिगेन किया है और थोड़ा बहुत अगस्त ऑनवर्ड्स हमने देखा, लेकिन ये परफेक्टली इनवर्सली कोरिलेटेड है। तो दिस इज द टाइम के कभी भी जब इक्विटी ओवर लिवरेज हो चुका है या कहीं पे भी सेंस ऑफ करेक्शन लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपका गोल्ड में या बुलियन में या अदर कमोडिटीज में आना चाहिए। दिस इज जस्ट ए स्नैपशॉट के इन 2020 what was the low of gold or any other commodity and what is the high right now। तो हम ऑलमोस्ट हमने 2021 में क्या हाई देखा, फ्रॉम 38,400 टू 56,100, from 33,500 to 78,000, 923 और we can say 0 to 4,900, नेचुरल गैस 110 से 250, जिंक 123 से 263। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड 46%, सिल्वर 123%, क्रूड 400%, नेचुरल गैस मोर देन 100%। तो ऑलमोस्ट सब ने डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में बाउंस दिखाया। इक्विटी में भी आप देखिए जैसा रिकवरी इक्विटी में दिखाया वैसा ही कमोडिटी में भी है। इनफैक्ट अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो मोर देन 100% हमने सिल्वर में, गोल्ड में अराउंड 26%, क्रूड में अराउंड 350%। तो ऑलमोस्ट जैसा मोमेंटम हम इक्विटी में देख रहे हैं वैसा कमोडिटी में भी देख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ऋषि जी ने इसका ब्रीफ आउट आपको पूरा बता ही दिया और सबको पता है कि कमोडिटी कब हुआ कैसे हुआ। बट सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री ऑफ सेबी। जैसे ही सेबी की एंट्री हुई कमोडिटी मार्केट में, आप देखिए सेबी को जितना रिच एक्सपीरियंस इक्विटी का है और मार्केट के टर्मिनोलॉजी और मार्केट का सिस्टम समझते हैं, तो इमीडिएटली उसका रिफ्लेक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में आते हुए देखा। आए दिन आप देखिए सेबी कुछ ना कुछ नया काम कमोडिटी के लिए कर रही है। हमने देखा सेबी ने फंड हाउसेस को अलाउ किया, सेबी ने रेगुलेशंस के अंदर जो जो चेंजेस करने थे वो लेके आए, ऑप्शन लॉन्च किया, इंडेक्स लॉन्च करके। तो एक्सचेंज ने समझा कि मार्केट का रिक्वायरमेंट क्या है और सेबी ने और रेगुलेटर ने समझा कि उस चीज को ग्रीन सिग्नल देना चाहिए और दिया। म्यूचुअल फंड को अलाउ किया, जैसे ऋषि जी ने भी बताया, फ्रेड डेरिवेटिव, वेदर्स, देन नए 11 कमोडिटीज और लॉन्च करने के लिए टाइटन को परमिशन दिया काफी कॉर्पोरेट से। इनफैक्ट 2018 में हमने देखा जो गोल्ड हेजिंग बाहर हो रहा था उनको बताया कि आप डोमेस्टिक मार्केट में हेजिंग कीजिए, उससे हमारा रेवेन्यू भी बचा प्लस ओआई भी क्रिएट हुआ और वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम बढ़ता है, किसका बेनिफिट है? इन्वेस्टर का तो बेनिफिट है और ट्रेडर्स का भी बेनिफिट है, ब्रोकर्स भी बेनिफिट कर रहा है इसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कमोडिटी को इस ढंग से देखिए। म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हमने देखा निपॉन, टाटा और बाकी काफी म्यूचुअल फंड है जिसमें दे हैव स्टार्टेड विद 15-20% कमोडिटी एक्सपोजर। तो धीरे धीरे अगर म्यूचुअल फंड में कमोडिटी आ चुका है और एज ए ब्रोकर अगर हम लोग इसको लेके नहीं आते फर्दर, तो ये हमारे लिए तो लॉस है ही है, प्लस इन्वेस्टर के लिए भी लॉस है। तो इट्स वेरी हाई टाइम कि हम इस चीज को समझें और कमोडिटी को लेके आए प्लेटफॉर्म्स पे। हमने देखा सीएमई ने वाटर फ्यूचर लॉन्च कर दिया है। मतलब थॉट प्रोसेस आप देखिए कि न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, वाटर है, काफी नए प्रोडक्ट, पेट्रोल है डोमेस्टिक मार्केट में आ सकता है। रबर हमने फिर से रिलॉन्च होते हुए देखा, मेटल इंडेक्स को लॉन्च होते हुए देखा। मतलब कुछ ना कुछ नया चीज कमोडिटी मार्केट में कंटिन्यू आ रहा है। अगर हम एक छोटा कंपैरिजन भी करें तो स्पॉट मार्केट यस इक्विटीज में भी है, कमोडिटी में है, बट अनऑर्गेनाइज है। आज डे टू डे हम सुबह से लेकर शाम तक कमोडिटी ही कमोडिटी देखते हैं, बट थोड़ा अनऑर्गेनाइज है, धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज होते जा रहा है। फ्यूचर दोनों जगह है, इंडेक्स दोनों जगह है, ऑप्शन दोनों जगह है। इनफैक्ट ऑप्शन ऑन गुड्स वो वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने इस चीज को लॉन्च किया है। सेक्टर एंड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेक्टर है, हमारे कमोडिटी में भी है और इक्विटी में भी है। वॉलेटिलिटी दोनों में, इसका भी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। टाइमिंग इनफैक्ट इक्विटी में टाइमिंग है 9 to 3:30 और कमोडिटी में है 9 to ऑलमोस्ट 12। कुछ लोगों का कहना है अरे बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, लेकिन आज जब आप हेजिंग की बात करते हैं, कॉर्पोरेट्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो 24/7 चलने वाला है। इनफैक्ट इंडिया के पास ही ऐसा टाइम जोन है जो जापान से लेके यूएस तक सबको कवर करता है। तो जो कंपनी एमएनसीज है, बाहर के ऑपरेशंस है, वो आराम से एमसीएक्स पे अपनी पोजीशंस हेज करके चल सकते हैं।
प्योर हेजिंग है यहाँ पे। इक्विटीज में हम लोग आई डोंट थिंक कि कोई कॉर्पोरेट ज्यादा करके हेजिंग के लिए दिखता है, बट यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट्स, एसएमईज, छोटे ट्रेडर्स, फार्मर्स सब आके इसमें हेजिंग कर सकते हैं। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दोनों जगह है, कैश एंड कैरी अपॉर्चुनिटी दोनों जगह है। मतलब आपको कोई भी सेटअप के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करना है, खाली कमोडिटी पे जो नए नए प्रोडक्ट्स है उसको हमको वर्कआउट करना है। सेकंड प्रॉब्लम आता है कि हम देखते हैं कि इक्विटी के अंदर हमको बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, देखनी पड़ती है मैनेजमेंट क्या कर रही है। बट कमोडिटी की बात करें तो जो भी न्यूज है वो रेडी अवेलेबल है। आप न्यूज चैनल ओपन कीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा बारिश पड़ रही है, कमोडिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। अर्थक्वेक हुआ, कोई ना कोई मेटल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, तुरंत आपको कोई भी न्यूज में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको रिलायंस है या कोई भी कंपनी के बारे में समझना है तो इन डेप्थ या तो आपको सीए बनना पड़ेगा या स्पेसिफाइड न्यूज चैनल्स को ही देखना है। आज प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी स्ट्राइक हुआ, तुरंत हमको पता चल जाता है कोई भी ब्रेकिंग न्यूज में। इकोनॉमिकल डेटा, डिमांड रिलेटेड पैटर्न, सीजनैलिटी। आज इंडियन आदमी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि दिवाली पे गोल्ड का भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या शादी ब्याह का टाइम में तो गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये सबको पता है। तो सीजनलिटी सबको पता है क्या होने वाला है, कब कोई एग्री की कमोडिटी का स्विंग होने वाला है, कब उसकी ग्रोथ है और कब हार्वेस्टिंग है। तो ये सब चीजें हमें पता है और फिर भी हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं दे पा रहे। गवर्नमेंट पॉलिसीज है, नेचुरल कैलेमिटीज है। अब आ जाते हैं वॉलेटिलिटी पे। तो ये लास्ट 1 ईयर का मैंने वॉलेटिलिटी बताया, जहाँ पे हमने 20% का भी जंप गोल्ड में, वॉलेटिलिटी गोल्ड में आते हुए देखिए। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो इट्स लाइंग अराउंड 5 to 6% इस रेंज में रहा है। बेस मेटल में भी सेम वे, एनर्जी में भी रहा है। और रिटर्न्स की भी अगर बात करें, ये सबको पता है कि 20 साल में गोल्ड ने अगर 900% का रिटर्न दिया तो इक्विटी ने भी ऑलमोस्ट उतना ही दिया है। 5 साल में देखेंगे तो गोल्ड ने 77-78% दिया है। इक्विटीज का रिटर्न थोड़ा ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने लास्ट 6 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस भी देखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी। आज इक्विटी में 2008 बोलो, 2020 बोलो, ऐसे जो बड़े स्पाइक्स आए हैं नीचे की तरफ, वैसा गोल्ड में नहीं रहता है। उससे क्या होता है, आपका रिटर्न भी बना हुआ रहता है और आपका असेट भी प्रोटेक्टेड रहता है। इनफैक्ट अगर बेस मेटल की भी बात करें तो रिटर्न इन टाइम विद इक्विटी मार्केट है, बट कभी भी हमने एज ए असेट क्लास कभी भी देखा नहीं है। इनफैक्ट वॉल्यूम्स की भी अगर बात करें तो ये एक रिपोर्ट ग्लोबल मार्केट में आई हुई है, जिसमें वर्ल्ड वाइड ऑप्शन एंड फ्यूचर जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसका क्या ट्रेंड रहा है। तो करीबन अगर 2018-19 तक की बात करें तो मोर देन 18% CAGR, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ कमोडिटीज में डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम 1920 की बात करें तो वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, वैल्यू वाइज भी बढ़ा है, जिस ढंग से कमोडिटी के भाव बढ़े हैं। नाउ यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक्सचेंज ने आइडेंटिफाई किया, न्यू प्रोडक्ट इनोवेट किए, लाइक कैश सेटल्ड इंडेक्स फ्यूचर, ऑप्शंस, अदर न्यू कमोडिटीज। सेबी से हमें ग्रीन सिग्नल मिला, क्लैरिटी मिली, और अब हमारी बारी है, हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे क्लाइंट को ये पुश करें। नो डाउट हम काफी कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी जो पेनिट्रेशन हमने इक्विटीज में देखा, आज सिंपल है, आप 2010 तक म्यूचुअल फंड में मार्केट में पार्टिसिपेशन देखिए क्या था। लेकिन जैसे हमने 11-12 में देखा कि टैगलाइन मार्केट में आया, म्यूचुअल फंड सही है। इससे पहले क्या आता था, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तुरंत अगर कस्टमर के पास जाते हो, सर म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो क्या बोलता है, नहीं नहीं हमको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना। बट जैसे ये टैगलाइन चेंज हुआ, म्यूचुअल फंड सही है, क्या हुआ, मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रोल, हमको यहाँ पे कमोडिटी एज ए असेट क्लास पुश करना है। जब तक नहीं करेंगे, क्लाइंट को पता ही नहीं कि कमोडिटी में भी। एक एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज करो आपको बुखार हो गया या कोई कट हो गया, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो और उसको बोलते हैं सब मेरा फ्रैक्चर हो गया, बोलते सब ये गोली ले लीजिए आप सही हो जाओगे। होम्योपैथिक के पास जाते हो, वो भी बोलता है गोली लीजिए, मेरी गोली से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आयुर्वेदिक वाला भी यही बोलता है। और सर्जन क्या बोलता है, सर आप आइए, मैं अभी आपका एक ऑपरेशन करके आपका फ्रैक्चर सही कर देता हूँ या कट को सही कर देता हूँ। तो आप समझिए चारों जन सही बोल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली में लेगेसी है होम्योपैथिक की, आपकी फैमिली में लेगेसी है आयुर्वेदिक की, तो डेफिनेटली यू विल गो टू आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक रादर देन गोइंग विद एलोपैथिक और सर्जन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि हमारी लेगेसी इक्विटी है या कमोडिटी है या नई चीज को हम अडॉप्ट करके आगे चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉटर है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा SIP क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि जब आपकी डॉटर की शादी होगी
तब आपका ये इन्वेस्टमेंट जो आपने 10,000 रुपए का 5,000 रुपए की SIP की है, लेट्स से 20 ईयर्स 25 ईयर्स के बाद एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा और फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी लेकर अपनी डॉटर को दे देना। क्या हम SIP की जगह गोल्ड में SIP नहीं कर सकते? इट इज एज गुड एज जो हम लोग EMI के लिए करते हैं। आज होम लोन में हम लोग एक तरीका है कि हमने घर देखा, 1 करोड़ का घर है और पैसा कमाने के लिए निकले, 2 साल के बाद वही घर को लेने जाते हैं, बिल्डर बोलता है सर ये 1 करोड़ की जगह पे अब 1.5 करोड़ का हो चुका है। दूसरा तरीका है हम लोग लोन के ऊपर वो घर को ले लिया और उसकी EMI दे रहे हैं। आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स हमें पता चला वो घर का जो एप्रिसिएशन है वो भी मेरा हुआ प्लस घर भी मेरा हो गया। तो सिमिलरली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, लमसम अमाउंट जमा कर रहे हैं और फिर गोल्ड को बाय करने के लिए भाग रहे हैं। जबकि यही चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, आज MCX में गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनी, 100 ग्राम गोल्ड, 1 kg गोल्ड, जो जिसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना हुआ है। हमें गोल्ड में SIP करना है। क्यों? 20 साल बाद जाकर डॉटर को गोल्ड देना है। पैसे से हम गोल्ड खरीदेंगे, गोल्ड का प्राइस क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता, और गोल्ड आपको पता है जब मोमेंटम करता है तो वो आउट ऑफ रीच हो जाता है। एक सिंपल मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक चार्ट मिला था, 15 ईयर रूलिंग SIP रिटर्न, जिसके अंदर S&P BSE का TRI वैल्यू, गोल्ड एंड IVIX जो बॉन्ड सोवनियर बॉन्ड इंडेक्स है, इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड प्रिसीड कर रहा है जून 2020 तक। कहने का मतलब है अगर हम इक्विटी में भी फोकस करें उतना ही स्ट्रेंथ हमको गोल्ड में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इक्विटी में डाल रहे हैं तो कस्टमर 101% आपके पास आया होगा 6 महीने पहले, साल भर पहले, कि इक्विटी मार्केट इतना क्रैश कर रहा है, मैं अपनी SIP कंटिन्यू करूं क्या। बट यही चीज अगर गोल्ड में होता वो आपके पास कभी नहीं आता। वो आपको बोलता है यस सर गोल्ड में SIP चल रहा है मेरा, मैं तो अभी भी करूंगा, मार्केट टूटेगा गोल्ड और बढ़ेगा, गोल्ड टूटेगा मैं और बाय करूंगा। वी आर इग्नोरिंग अ रियल चंक ऑफ रेवेन्यू एज अ ब्रोकिंग। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज भी सब लोग फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को, SMEs को, FIs को, DIs को, जबकि हमारी रियल स्ट्रेंथ जो है वो रिटेल पब्लिक है। आज रिटेल पब्लिक, टेक एग्जांपल ऑफ 2020, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ साल भर पहले, कोई भी आदमी स्टॉक लेने के लिए नहीं भागा, प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं भागा। वो भागा क्या चीज को लेने के लिए? कमोडिटी को लेने के लिए। खाली फर्क इतना ही है, वो टाइम पे वो फिजिकल लेने के लिए भागा, हमें क्या समझाना है, डिजिटल लेके भागो, इतना फर्क है। और आज भी अनटैप्ड मार्केट है कमोडिटी मार्केट। वी आर, अगर हम लोग देखें तो आज वाई डोमेस्टिक, पहला चीज है अभी हमको क्यों करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में, पहला है डोमेस्टिक हेजिंग प्लेटफॉर्म। ऑलरेडी हमने देखा कि सेबी ने 2018 में जो अच्छा एक अपडेट लेके आया कि यू हैव टू हेज, तो हेज ऑन डोमेस्टिक मार्केट। तो रेगुलेटर इस पे काम कर रही है। पहले हम बोल सकते थे हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, आज की डेट में वी हैव गुड हेजिंग प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, फॉर रिटेल असेट एलोकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड, हमको क्या करना है एज ए स्टॉक ब्रोकर, हमको ये चीज आगे लेके जाना है, अदरवाइज हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते। बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और बाकी जो AIF है, ये सब कमोडिटीज में एंटर करना चालू हो चुका है। अगर हम अभी से इसमें मार्केट शेयर वर्किंग नहीं करेंगे, क्लाइंट को आगे नहीं बताएंगे, तो ये हमारे लिए एक लॉस स्टोरी हो जाएगा। 2008 में क्या हुआ? 2008 में जैसे ही हमने इक्विटी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखा, I know many broking houses were started running to find a alternate। तो कमोडिटी में भी वॉल्यूम आया, पार्टिसिपेशन आया, कुछ लोग म्यूचुअल फंड देख रहे थे, कुछ डेट में चले गए, कुछ प्रॉपर्टी में चले गए। तो ये एक साइकिल है। तो आज जब इक्विटी मार्केट में वापस ऐसा कुछ मोमेंटम आता है, तो आज की डेट में प्रोडक्ट वाइज काफी एनरिच है एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंजेस। तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि यहाँ पे हम कॉर्पोरेट को भी, टेक एग्जांपल ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में जिस ढंग से 90% का जंप आया, बेस मेटल में 100% का जंप आया, लिटरली मार्केट के अंदर जितने भी SMEs है, कॉर्पोरेट्स है, वो मार्केट में घूम रहे हैं कि हमें हेजिंग का सॉल्यूशन दो। काफी बैंक हमने बैंक्रप्सी के लाइन पे जाते हुए देखा, टेक एग्जांपल ऑफ भूषण स्टील और ये। तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम कि उनको हेल्पिंग की जरूरत है। सिमिलरली थोड़े से आई थिंक ओके,
सो थोड़ा सा चैलेंजेस भी है, एंड एज ए एनमी आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अगर हम लोग और फोकस मेंबर्स का रखें तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एक्सचेंजेस, फॉर ब्रोकर एंड फॉर इन्वेस्टर. लैक ऑफ अवेयरनेस इन कमोडिटी तो ऑलरेडी हमने देखा एनमी काफी फॉरवर्डली सेशंस भी ले रही है, अवेयरनेस भी बढ़ा रही है. सेकंड है थोड़ा सा एक लीगल चैलेंजेस है. जैसे इक्विटी के अंदर हमारा जो प्रोसेस है कि अगर किसी को 100 शेयर खरीदना है तो एक बटन दबाता है, 100 शेयर आता है, उसके डीमैट में आ जाता है. जब बेचना एक सिंगल बटन दबाता है और वो निकल जाता है, उसको कोई प्रोसीजर से लेना देना नहीं है. बट कमोडिटी में ठीक है, प्रोसेस जो पहले 10 साल पहले था उससे काफी बेटर हमने देखा रेगुलेटर ने वर्क किया है. हर चीज को टाइम लगता है, बट आज भी हम बोलने के लिए बात करते हैं कि मुझे गोल्ड का डिलीवरी लेना है, बट जो प्रोसीजर है ठीक है, यूज टू है, पहले से काफी बेटर है, बट अभी भी एज कंपेयर टू इक्विटी यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है. क्योंकि आज इनवॉइसिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सपोज मेरा क्लाइंट अगर कोई लेट से 8 ग्राम गिन्नी ले लेता है तो उसको गुजरात का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो प्रोसीजर थोड़ा सा है इस चीज में. आई थिंक एनमी कैन हैव अ वर्ड विद एक्सचेंज एंड इसको पुट फॉरवर्ड कर सकती है रेगुलेटर को. अगर ये हो जाता तो आई थिंक जो मेजर पार्टिसिपेशन है वो और बढ़ेगा. इन शॉर्ट अगर मैं हर चीज को जो हमने देखा है, एक जस्ट अ मिनट, तो आई थिंक चैलेंजेस में कोई ज्यादा नहीं है. प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, रेगुलेटर काफी कीन इंटरेस्ट लेकर इसमें कुछ ना कुछ नया चीज लेके आ रही है. एक्सचेंज भी टाइम टू टाइम रेगुलेटर को भी अपडेट दे रही है और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है और इन्वेस्टर को भी ऐड करते जा रही है. विद दिस मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ, सम अप करता हूँ. आज के सेशन में हमने देखा कमोडिटी की जो रैली है अभी जस्ट स्टार्ट हुई है. हमने देखा S&P 500 वर्सेस कमोडिटी इंडेक्स जो 50 इयर्स के लो पे है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अगले 2-3 साल तक कमोडिटी की रैली कंटिन्यू रहेगी. सेकंड, जब जब हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट में कुछ बड़ा करेक्शन आता है तो कमोडिटी आउट परफॉर्म करती है. और एक थंब रूल है 100 इयर्स का कि जब भी ऐसा कुछ पैंडेमिक हिट होता है तो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. तो दिस इज द टाइम कि हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में या असेट एलोकेशन के रूप में कमोडिटी को देखना चाहिए. ग्लोबल मार्केट में काफी बड़े कॉर्पोरेट्स है जो हेजिंग आज भी कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक मार्केट में एसएमई है या जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है. टाइटन का अगस्त में आई थिंक दे हैव गिवन क्लैरिफिकेशन दैट बिकॉज ऑफ गोल्ड क्रैश और गोल्ड जंप हमारे पीएनएल पे कोई भी असर नहीं हुआ है. बट ऑल कंपनीज आर कंसर्न विद द वॉलेटिलिटी जो कमोडिटी मार्केट में आ रखी है. तो दिस इज द टाइम हम लोग जाए, उनका हैंड होल्ड करें, उनको हेजिंग के लिए बताएं और एक ओआई क्रिएट होगा तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगा. हमने 2008 का करेक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने दूसरे एसेट क्लास में डाइवर्ट होते हुए देखा, बट कमोडिटी क्लोजली कोरिलेटेड है, इनवर्सली कोरिलेटेड है. तो अगर इक्विटी मार्केट में एवरीथिंग गोस वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ करेक्शंस आता है तो एज ए ब्रोकर हमारे पास भी एक एसेट क्लास होना चाहिए जो हम प्रमोट कर सके. क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं भेड़ चाल, एक बार तेजी आएगी तो अच्छे भी भागेंगे और खराब भी भागेंगे, बट कमोडिटी ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल कमोडिटी के इंडिविजुअल फंडामेंटल्स है. अगर क्रूड में कुछ नेगेटिव है तो दूसरा कमोडिटी चलेगा.